बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। तीसरा बाब, चट्टानों का राज। साहिल की तरफ बढ़ जाना इस्तरारी फेल था, इसलिए वो फिर गाड़ी की जानिब पलट आया। सोच रहा था कि गाड़ी स्टार्ट करके देखे, शायद वो उसे आगे बढ़ाने में कामयाब हो ही जाए। लेकिन जैसे ही उसने इंजन को गियर में डाला, पहिए रेत में घूम कर रह गए और गाड़ी आगे ना बढ़ सकी। मर्सियाना दूर खड़ी देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। इमरान ने फिर कोशिश की, लेकिन नतीजा वही सिफर। आखिर उसने इंजन बंद किया और गाड़ी से उतर आया। मर्सियाना करीब आकर आहिस्ता से बोली, अब क्या होगा? गाड़ी यहीं छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन इमरान ने चारों तरफ देखकर कहा, लेकिन क्या? ये साहिल मेरे शहर का तो नहीं मालूम होता। इमरान बोला। ये दूसरी हुई, वो भिन्ना कर बोली। यकीन करो, हम पता नहीं कहाँ पर हैं। इमरान बोला। तुम कोई बदरू हो? वो आंखें निकाल कर बोली। मैं कोई भी हूँ, लेकिन अपनी परेशानियों की जिम्मेदार तुम खुद हो। जबरदस्ती मुझे अपने कमरे में ले गई। पहले भी एक तल्ख तजर्बा हो जाने के बाद तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए था। इमरान बोला। वो कुछ ना बोली। इमरान के चेहरे से नजर हटाकर गालिबन समुंदर की लहरें गिरने लगी थी। आखिर थोड़ी देर बाद उसने इमरान की तरफ देखे बगैर कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। इससे भी हालात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इमरान बोला। हाँ ठीक है, लिहाजा अब हमें समुद्र में छलांग लगा देनी चाहिए, वो तंजिया लहजे में बोली। इमरान खामोशी से गाड़ी के उकुब में आया और डिक्की का गुफल खोलने लगा। डिक्की में वो सूटकेस मौजूद था जिसमें इमरान ने स्लाइड्स और प्रोजेक्टर रखे थे, और सूटकेस खोलने पर मालूम हुआ कि प्रोजेक्टर तो मौजूद है, लेकिन स्लाइड्स गायब हैं। ठीक उसी वक्त उसकी नज़र कलाइकर की घड़ी पर पड़ी और तारीख वाले खाने पर जमी की जमी रह गई। दफातन उसने बरसियाना से पूछा, आज कौन सी तारीख है? 11 अक्टूबर, उसने जवाब दिया। यानी कल अक्टूबर की 10वीं तारीख थी, जब मैं तुम्हारे कमरे में कॉफ़ी पी रहा था। इमरान बोला। ये भी कोई पूछने की बात है? वो चिल्लाकर बोली। आज 11 है तो कल लाजमी तौर पर 10 हो रही होगी। लेकिन मेरी घड़ी तो आज 16 तारीख बता रही है। इमरान बोला। तुम्हारी तरह तुम्हारी घड़ी भी ऊट पटांग मालूम होती है, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, और इमरान शाने सकोड़ कर रह गया। आखिर थोड़ी देर बाद मर्सियाना उसके करीब पहुंची और झुककर घड़ी देखने लगी। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, इमरान ने कहा। बैटरी एग्जॉस्ट हो जाने पर सुस्त हो सकती है, सरपट नहीं दौड़ सकती। यकीन करो कि हम 6 दिन से गायब हैं। तो क्या हम वाकई बदरवाह के चक्कर में पड़ गए हैं? मर्सियाना बोली। जरूर पड़ गए होते, लेकिन ये 20वीं सदी है। इमरान बोला। मैं बदरवाह में यकीन रखती हूँ, मर्सियाना ने कहा। तुम्हारी शक्ल ही से जाहिर है। इमरान बोला। ओह ख़त्म करो, अब क्या होगा? मर्सियाना बोली। इसी जगह खड़े खड़े तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान ने कहा। जाए भी तो किधर? बस जिधर भी मोड़ जाए, कहीं ना कहीं तो कोई तीसरा भी दिखाई देगा। इमरान ने कहा। वो खामोश खड़ी रही और इमरान उसे टटोलने वाली नजरों से देखता रहा। दफतन उसने सर उठाकर इमरान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि तुम उन्हें किसी तरह भी यकीन नहीं दिला सकोगे कि नेगेटिव तुम्हारे पास नहीं है। मर्सियाना ने कहा। बस तो फिर घर पहुंचना महाल है। इमरान मायूसाना अंदाज में बोला। सूरत ही से नहीं लगते, बल्कि सचमुच बेवकूफ़ हो। मर्सियाना बोली। क्या बात हुई? इमरान ने आंखें निकाली। तुम उन्हें चक्कर दे सकते थे। क्या मतलब? इमरान के चेहरे पर छाई हुई हिमाकत कुछ और गहरी हो गई। तुम्हें पहले ही ये ना कहना चाहिए था कि नेगेटिव ज़ाया हो गया। उन्हें मेरी बात पर यकीन कब आया है? फिर भी तुम्हें इतना अक्लमंद तो होना ही चाहिए था कि ऐसे मौके पर सच्ची बात जाहिर कर देने का मतलब मौत होता है। सच्ची बात जाहिर हो जाने के बाद तुम उनके लिए बेमसरफ हो गए हो, फिर वो तुम्हें घर वापस भिजवाने का तकल्लुफ़ क्यों करने लगे? मर्सियाना ने कहा। लेकिन उन्होंने किसी हद तक तकल्लुफ़ ज़रूर किया है। वहीं रखते जहाँ हम थे, यहाँ क्यों क्यों फेंकवा दिया है? इमरान ने कहा। क्या कहना चाहते हो? मर्सियाना ने कहा। यही कि उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। उनका ख्याल है कि नेगेटिव मेरे पास महफूज है और कुछ परेशान होने के बाद मैं उसे उनके हवाले कर दूंगा। वो उसे गौर से देखती रही, फिर सर हिलाकर बोली। तुम्हारे मुतालिक यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और मैं तो ख्वाह मख्वाह एक मुसीबत में पड़ी हुई हूँ। कहाँ न्यूजीलैंड और कहाँ ये अफ्ताद। अफ्ताद नहीं, बल्कि गधी और उसका बच्चा। इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन ये काले उन सफ़ेद फार्मों से ज़्यादा खतरनाक मालूम होते हैं जिन्होंने तुम्हें पहले पकड़ा था। ओह, वो कमरा याद है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं था? मर्सियाना ने कहा।
कहीं हम अलाइस के वंडरलैंड में तो नहीं पहुंच गए? इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा। फिर बेवकूफ़ी की बातें शुरू कर दी, मर्सियाना बोली। और नहीं तो फिर क्या ख्वाब देख रहे हैं? इमरान ने कहा। यही तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं ख्वाब ही ना हो। भला क्या बात हुई, इतनी दुश्वारियों के बाद तुम्हें काबू किया और फिर इस तरह आज़ाद भी कर दिया? मर्सियाना ने कहा। तुम होश में हो या नहीं? इमरान उसे घूरता हुआ बोला। क्या मतलब? यह आज़ादी है? उसने फाड़ खाने वाले लहजे में सवाल किया। पता नहीं क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लिहाजा खामोश रहो। इससे क्या होगा? ख्वाह ज़बान तो न थकेगी, इमरान बोला। और हम इसी तरह यहाँ खड़े रहेंगे? मर्सियाना ने कहा। आज़ाद तो हैं, इमरान ने शाने सकोड़ कर कहा। कोई ढंग की बात सोचो, मर्सियाना बोली। कह तो रहा हूँ कि बस किसी तरह चल पड़ना चाहिए। ये तो एक तरह से जुआ हुआ। अच्छी बात है, तो फिर जुआ ही सही। उसी अंदाज में किस्मत क्यों ना आजमाई जाए? मर्सियाना ने कहा। वो किस तरह? मगरिब की तरफ समंदर है, वो कुछ सोचती हुई बोली। लिहाजा 3 सिमतों के लिए कुरंदाजी कर ली जाए। कर लो, इमरान ने लापरवाही से कहा। मर्सियाना अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। मैंने अपने जहन में तयन कर लिया है कि कौन सी उंगली किस सिम से ताल्लुक रखती है। तुम अपनी उंगली इनमें से किसी एक पर रख दो। ऐसी बेवकूफ़ी शायद ही पहले कभी सरजद हुई हो। इमरान ने उसकी बीच की उंगली को छूते हुए कहा। जुनूब, मर्सियाना बोली। फिर इमरान ने गाड़ी लॉक की और वो जुनूब की तरफ चल पड़े। दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। एक बात समझ में नहीं आती, इमरान चलते चलते रुककर बोला। कौन सी बात? मर्सियाना ने पूछा। क्या मेरी गाड़ी यहाँ आसमान से टपकी थी? इमरान बोला। क्या मतलब? दूर दूर तक टायरों के निशानात नहीं दिखाई देते। आखिर ये यहाँ तक पहुंची किस तरह? इमरान बोला। ओह वाकई हैरत अंगेज। वो आगे फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। यहाँ हवा भी जमीन से लग कर नहीं चल रही कि रेत उड़ उड़ कर निशानात पर बैठ गई हो। देखो कहीं उड़ रही है रेत? इस वक्त तो नहीं उड़ रही, मर्सियाना बोली। और फिर दूसरी बात, यहाँ दूर दूर तक इसी तरह रेत बिछी हुई है। इसी जगह क्यों फंसी रेत में, कहीं और क्यों नहीं फंसी? इमरान ने कहा। अब इन सब बातों का क्या फायदा? हुआ होगा कुछ। नहीं, ये सोचने की बात है, इमरान बोला। अच्छा तुम खुद सोचो, वो चिढ़कर बोली। मैं आगे जा रही हूँ। ठहरो ठहरो, कहीं तुम भी रेत में ना धंस जाना। इमरान हाथ हिलाता हुआ उसके पीछे लपका। इमरान के मातहत बारी बारी से मर्सियाना की निगरानी करते रहे थे। और उस शाम को जब इस इमरान उसके साथ होटल रोनेक वाले कमरे में दाखिल हुआ था, तो ये वाकया सार्जेंट नोमानी के इल्म में आ गया था, क्योंकि उस दिन वो सुबह ही से मर्सियाना की निगरानी करता रहा था। लिहाजा जब वो काचाक के थाने में तलब की गई, तो वो उसका ताकुब करता हुआ वहां तक पहुंचा था। और फिर जब वो इमरान के साथ थाने से बरामद हुई, तो नौमानी ताकुब के सिलसिले में और ज़्यादा मोहतात हो गया। यानी अब उसकी कोशिश इसी के लिए थी कि कम अज़ कम इमरान की नज़र उस पर ना पड़ने पाए, और उसे यकीन था कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है। बहरहाल कमरे के बंद दरवाजे पर उसकी नज़र जमी हुई थी। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई बरामद ना हुआ। फिर उसे एक स्याफाम गैर मुल्की दिखाई दिया, जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। नौमानी ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। जब से मर्सियाना की निगरानी शुरू हुई थी, ये पहला आदमी था जिसने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी, और उसके लिए दरवाज़ा खोल भी दिया गया था। उसके दाखिल हो जाने पर दरवाज़ा फिर बंद कर दिया गया। इसी तरह मजीद 1 घंटा गुजर गया, और फिर दूसरे अचंभे से दो चार होना पड़ा। किसी अस्पताल का एक डॉक्टर 2 ऐसे अफराद के साथ उसी दरवाजे पर आ रुका, जिन्होंने एक स्ट्रेचर भी उठा रखा था। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और वो तीनों स्ट्रेचर समेत अंदर चले गए। कुछ वक्त और गुजरा। अब के दरवाज़ा खुला तो डॉक्टर के दोनों साथी किसी को स्ट्रेचर पर उठाए हुए थे बरामद हुए। बूढ़ा आदमी था। चेहरे पर घनी सफ़ेद दाढ़ी थी और इसकी आंखें बंद थीं। सर पर इस तरह पट्टियां बांधी गई थीं जैसे सर जख्मी हो। मर्सियाना और स्याफ फाम गैर मुल्की भी बाहर आ गए। डॉक्टर स्ट्रेचर के साथ आगे बढ़ गया और मर्सियाना दरवाज़ा मुकफल करने लगी। लेकिन इमरान कहाँ था? अगर वो इसी कमरे में था तो दरवाज़ा क्यों मुकफल किया जा रहा है? ओह तो क्या वो बूढ़ा मरीज? नुमानी के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दरवाज़ा मुकफल कर देने के बाद वो दोनों भी मरीज के स्ट्रेचर की तरफ लपके थे। नुमानी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ा और सड़क पर पहुंचकर उसने देखा कि मरीज के स्ट्रेचर को एक एम्बुलेंस गाड़ी पर चढ़ाया जा रहा है। वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता चला गया। अब इसका वक्त नहीं था कि वो जूलियाना फिट्जवाटर को फ़ोन पर इस वक़्वे की इत्तला देता। बस एम्बुलेंस गाड़ी के ताकुब की ठान ली। गाड़ी भी अजीब वज़ा की थी। इससे कबल इस किस्म की बनावट वाली गाड़ी उसकी नज़र से नहीं गुजरी थी।
अगर इस पर सुर्ख सलेब का निशान भी मौजूद ना होता तो इसे एम्बुलेंस गाड़ी ही तस्लीम करने को दिल ना चाहता। बहरहाल उसने उस गाड़ी का ताकुब शुरू कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सोचना पड़ा कि शहर की आबादी से बाहर कौन सा अस्पताल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी शहर के बाहर जा रही थी। नौमानी सोच रहा था कि इससे ज़बरदस्त गलती हुई। अगर मोटरसाइकिल की बजाय वो साइको मेंशन की कोई कार लेकर आया होता तो इस वक्त इस दुश्वारी में ना पड़ता। साइको मेंशन की सारी गाड़ियों पर ट्रांसमीटर लगे हुए थे। वो बआसानी अपने साथियों से राब्ता कायम कर सकता था। एम्बुलेंस गाड़ी शहर से कई मील दूर निकल आई थी। यही नहीं बल्कि अब उसकी रफ्तार भी बहुत बढ़ गई थी। नौमानी सोच रहा था कि अब अगर कहीं वो किसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई तो इन लोगों को ताकुब का इल्म भी हो जाएगा। कुछ ही देर बाद हुआ भी यही। गाड़ी मगरिब की जानिब एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई, लेकिन ताकुब जारी रहा। अलबत्ता नौमानी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। मोटरसाइकिल का वो ना सिर्फ एक्सपर्ट था, बल्कि कई तरह से राइडिंग के करतब भी दिखा सकता था। फौजी ज़िंदगी के दौरान में उसने कई एजाज़ात भी हासिल किए थे। इस सिलसिले में इस वक्त वही महारत उसके काम आ रही थी, वरना ये रास्ता ऐसा नहीं था जिस पर मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाई जा सकती। अलबत्ता उसे उस एम्बुलेंस गाड़ी की नौयत पर हैरत थी, क्योंकि वो इस नाहमवार रास्ते पर भी इसी तरह चल रही थी जैसे किसी पुरसकून समुंदर की सतह पर चल रही हो। दरअसल उसके पहिए जमीन से लग ही नहीं रहे थे। जमीन की सतह से तकरीबन 1 या 1.5 फीट की बुलंदी पर गोया प्रवास कर रही थी। नौमानी को यकीन था कि अब उन्हें इल्म हो गया होगा कि उनका ताकुब किया जा रहा है। उसकी दानिस्त में शायद उन लोगों ने यही मालूम करने के लिए गाड़ी कच्चे रास्ते पर मोड़ी थी कि ताकुब तो नहीं किया जा रहा। बहरहाल वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार था। अचानक रेतीली जमीन शुरू हो गई और उसे कुछ और मोहतात हो जाना पड़ा। लेकिन एम्बुलेंस गाड़ी यहाँ भी जमीन की सतह से किसी कदर बुलंदी पर तैर रही थी। और फिर एक जगह मोटरसाइकिल ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगला पहिया रेत में धंस गया था। नौमानी ने बेबसी से दोनों पैर रेत पर टिका दिए। एम्बुलेंस गाड़ी बराबर आगे बढ़ी चली जा रही थी। मोटरसाइकिल के हेडलैम्प की रोशनी इसके पिछले हिस्से पर पड़ रही थी। नौमानी सीट पर बेहसो हरकत बैठा था। समंदर यहाँ से दूर नहीं था और फिर वो उछल पड़ा। एम्बुलेंस गाड़ी समुद्र की पुरशोर लहरों में घुसती चली गई थी और नौमानी ने उसे पानी में गर्क होते देखा। बौखलाकर हेडलैम्प की रोशनी तेज कर दी। एम्बुलेंस गाड़ी का कहीं पता न था। मोटरसाइकिल से उतरकर वो किनारे की जानिब दौड़ता चला गया। मोटरसाइकिल रेत पर गिर गई और इसका इंजन चलता रहा। एम्बुलेंस गाड़ी सचमुच गर्क हो गई थी। ये फरेबे नजर नहीं था। नौमानी के जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूटता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी उस जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकेगा। पता नहीं कितनी देर तक इसी तरह खड़ा रहा। फिर चौंक कर मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगाई। उसका इंजन बदस्तूर स्टार्ट था। फिर उसे बदिक्कत रेत से निकाला और वापसी के लिए मुड़ गया। आंधी और तूफान की तरह शहर की तरफ रवाना हुआ। फिर उसे होश नहीं कि कितनी देर में शहर पहुंचा और कब जुलियाना फिट्जवाटर को इस वक़्वे की इत्तला दी। इन दिनों फिर जुलियाना इनके और एक्स2 के दरमियान राब्ते का कोई जरिया बनी हुई थी। बस फिर एक्स2 की पूरी टीम हरकत में आ गई। ब्लैक जीरो तक राना पैलेस से निकल खड़ा हुआ था। इस वक्त एक मखसूस वजह की गाड़ी उसके इस्तेमाल में थी, जिसके लास्की मवासलाती निज़ाम के तहत वो एक्स2 के मातहतों से रब्ता रख सकता था। सबसे पहले इसने एक्स2 की आवाज़ में जूलिया से रब्ता कायम किया। यस सर। ट्रांसमीटर के रिसीवर से जूलिया की कपकपाती हुई आवाज़ आई। नौमानी उस जगह की सही निशानदही कर सका है या नहीं जहां वो एम्बुलेंस गाड़ी गर्क हुई थी? मुझे इल्म नहीं जनाब। मैं तो इमरान की वो गाड़ी तलाश कर रही हूँ जो उसने रौनक के होटल की पार्किंग लॉट पर खड़ी की थी। ओह, तो क्या वो भी गायब है? एक्स2 बोला। जी हाँ। रौनक का वो कमरा देखा गया या नहीं जिसमें मर्सियाना मुकीम थी? एक्स2 ने कहा। देख लिया गया जनाब। वहां से उंगलियों के निशानात उठाए जा रहे हैं। मर्सियाना होटल का हिसाब बेबाक करके गई है, जूलिया ने कहा। नौमानी कहाँ है? साहिल की तरफ जाने वाली पार्टी के साथ है, जूलिया की आवाज़ आई। क्या नौमानी उन चारों को शिनाख्त कर सकेगा? जी हाँ, उसे उनकी शक्लें याद हैं। ठीक है, इमरान की गाड़ी का सुराग मिलने पर मुझे इत्तला देना। बहुत बेहतर जनाब। ओवर एंड ऑल कहकर ब्लैक जीरो ने स्विच ऑफ कर दिया। इमरान के मातहत उसे राना पैलेस के मुंतजिम की हैसियत से जानते थे और वो ताहिर साहब कहलाता था। लिहाजा वो इस भाग दौड़ में उनका शरीक तो ना हो सकता, लेकिन उसे बहरहाल तशवीश थी, क्योंकि वो इमरान की असल हैसियत से वाकिफ था। कुछ देर बाद उसने सर सुल्तान को भी इस वक़्वे की इत्तला दी।
फिर सर सुल्तान ही के तवस से ये खबर आई आईएसआई के डायरेक्टर जनरल तक पहुंची। बड़ी अजीब बात है, फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई। बड़ी अजीब बात है, जिस इलाके की तुम बात कर रहे हो वह नेवी की एक टीम पहले ही से सरगर्म है। क्यों? सर सुल्तान ने पूछा। नेवी के आलात ने किसी नामालूम सबमरीन की नकलो हरकत रिकॉर्ड की है और नकलो हरकत का इलाका वही है जिसका तुमने अभी जिक्र किया है। वाकई बड़ी अजीब बात है। अगर वहां कोई एम्बुलेंस गर्क हुई होती तो इस तको 2 के दौरान में नेवी की पार्टी ने उसका सुराग जरूर पा लिया होता। जवाब आया। लेकिन एक बात काबिले गौर है, सर सुल्तान ने कहा। एम्बुलेंस गाड़ी नेवी की पार्टी के हरकत में आने से कबल गर्क हुई या बाद में? मैं नहीं समझा, दूसरी तरफ से आवाज आई। मेरे जिस आदमी ने गाड़ी को समुद्र में गर्क होते देखा है, इसके बयान के मुताबिक उस वक्त वहां दूर दूर तक सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई ऐसी पार्टी मौजूद नहीं थी जिसका जिक्र अभी तुमने किया है। क्या तुम्हारा आदमी गाड़ी के गर्क होने का के वक्त का तयन कर सकेगा? आवाज आई। कतई, उस वक्त 10:10 हुए थे, सर सुल्तान ने कहा। गुड गॉड, दूसरी तरफ से हैरत सदा सी आवाज में कहा गया। ठीक यही वक्त नेवी वालों ने भी रिकॉर्ड किया है। तो फिर वो सड़क पर दौड़ने वाली चीज हकीकतन सबमरीन ही रही होगी, सर सुल्तान ने तंजिया लहजे में कहा। बेवकूफी की बातें मत करो, मैंने तो ये नहीं कहा। दूसरी तरफ से जनरल की कुर्राहट सुनाई दी। सर सुल्तान ने हंसकर कहा, आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं। हो सकता है इस वक्त एयरफोर्स वाले रेडियो मरीख की नशियात रिकॉर्ड कर रहे हो। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। बहरहाल सुबह तक उस एम्बुलेंस गाड़ी की तलाश जारी रही, लेकिन उसका सुराग ना मिल सका। फिर X2 के मातहत साइको मेंशन की तरफ पलट आए। नींद से उनकी आंखें बोझल हो रही थीं। जूलिया ने फोन पर X2 यानी ब्लैक जीरो को रिपोर्ट दी। उसकी अदम मौजूदगी में उसने साइको मेंशन के ऑपरेटर को अपने उस फोन के नंबर भी लिखवा दिए थे जिस पर जूलिया को रिपोर्ट देनी थी। कोई सुराग नहीं मिल सका जनाब, वो कपकपाती हुई आवाज में कह रही थी। कई मील तक समुद्र की तह छानी गई है। नेवी की एक टीम वहां पहले ही से सरगर्म अमल है। नौमानी कहाँ है? एक्सट्रो ने कहा। आइडेंटिकास इक्विपमेंट के इंचार्ज को उन चारों के हुलिये बता रहा है, जूलिया ने बताया। अगर वो गर्क हो चुके हैं तो फिर क्या फायदा? एक्सट्रो ने कहा। वो इस एम्बुलेंस गाड़ी का ताकुब कर चुका है, उसका ख्याल है कि वो गर्क नहीं हो सकती, जूलिया ने कहा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, एक्सट्रो बोला। उसका बयान है कि पुख्ता सड़क छोड़ देने के बाद वो सतह जमीन से करीब 1 फीट ऊंची चलती रही थी। ये उसका वाहिमा भी तो हो सकता है। कुछ भी हो, इमरान नहीं मर सकता, हरगिज नहीं, वो रोहानसी होकर बोली। न जाने क्यों वो एक एक का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि इमरान नहीं मर सकता। दूसरी तरफ से मजीद कुछ कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। वो चंद लम्हे रिसीवर को हाथ में लिए घूरती रही, फिर क्रैडल पर रखकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अजीब सा तूफान सीने में उठ उठ कर हलक में घुट रहा था। कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और लुढ़खड़ाती हुई कुर्सी की तरफ बढ़ी। हलक में घुट घुट कर रह जाने वाला तूफान अब हिचकियों और सिसकियों की शक्ल में उमड़ पड़ा था। फिर उसे नहीं होश नहीं कि वो कितनी देर तक मेज पर सर टिकाए रोती रही थी। दूसरी तरफ से आइडेंटिकास्ट के माहिरीन उन चारों की तस्वीर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे जिनके हुलिये नौमानी ने बताए थे। बहरहाल साइकोमेंशन इस वक्त एक ऐसी बहुत बड़ी मशीन मालूम हो रही थी जिसका हर पुर्जा अपनी अपनी जगह पर सरगर्म अमल था। वो साहिल से करीबन 1 मील तक आगे बढ़ाए थे, लेकिन कहीं कोई तीसरा आदमी दिखाई ना दिया। रेतीली जमीन का सिलसिला खत्म हो गया था और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही थी और ये चढ़ाई खासी सरसब्ज थी। ऊपर पाम के दरख्तों की एक कतार भी दिखाई दे रही थी। क्या हम पागल हो गए हैं? दफतन मर्सियाना रुककर बोली। नहीं, सिर्फ इस हद तक बिगड़े हैं कि इजहार के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मुंतखब कर सकते। क्या मतलब? मर्सियाना उसे घूरती हुई बोली। पागल नहीं हो गए, बल्कि भूखे हैं, इमरान का रहा। मुझमें तो अब चलने की सिक्कत भी नहीं रही, मर्सियाना बोली। तो फिर तुम यहीं बैठो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इमरान चढ़ाई की तरफ इशारा करते हुए बोला। हरगिज नहीं, तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ सकते। तुम्हें कांधे पर बिठाकर भी नहीं चल सकता, इमरान बोला। फिर वो एहतजाज ही करती रह गई और इमरान छलांगे मारता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। नारियल के दरख्तों के झुंड के करीब रुककर मुड़ा। मर्सियाना यहाँ से साफ दिखाई दे रही थी। इमरान ने दोनों हाथ हिलाकर उसे अपनी तकलीद का इशारा किया, लेकिन जहां वो थी वहीं खड़ी रही। इमरान फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। यहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। आगे बढ़ने के लिए उसे किसी पगडंडी की तलाश थी, लिहाजा वो बाएं जाने मुड़ा और नारियल के दरख्तों के दरमियान किनारे ही किनारे चलने लगा और फिर जल्द ही उसे एक पगडंडी भी मिल गई
जिसका मतलब ये था कि आसपास कोई आबादी जरूर मौजूद है। लेकिन इमरान इस पगडंडी पर चल पड़ने की बजाय उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह ऐसी ही दूसरी पगडंडी दिखाई दी। उस पगडंडी की सीध में वो साहिल की तरफ मुड़ा। पगडंडी नशेब में उतरती चली गई और साहिल यहाँ से इतना दूर नहीं था जितना उस जगह से था जहाँ से वो चढ़ाई पर आया था। इस पगडंडी की सीध वाला साहिली हिस्सा उसे वीरान और बेकार नहीं लग रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे इस्तेमाल किया जाता हो। हर चंद के इस वक्त वहां कोई किश्ती भी मौजूद ना थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी किसी किश्ती ने साहिल छोड़ा हो। अपने इस तासुर की तस्दीक करने के लिए वो फिर नीचे उतरने लगा। इस हिस्से से उसे मर्सियाना नहीं दिखाई दे रही थी। रेत का कोई कत्ता पार किए बगैर वो साहिल तक पहुंच गया और फिर उसे इसका सबूत भी मिल गया कि उस हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है। बियर के 3 खाली डब्बे और सिगरेटों के जले हुए टुकड़े वहां आदमी की मौजूदगी का ऐलान कर रहे थे। वो चढ़ाई की तरफ मुड़ा और ठिठक कर रह गया। जहां से नीचे उतरा था, ठीक उसी जगह कोई खड़ा दिखाई दिया। इमरान ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद सख्त मायूसी हुई, क्योंकि यहाँ से वो उसे अच्छी तरह देख सकता था। वो मर्सियाना थी, जो अब हाथ भी हिला रही थी। बिलाखिर तुम्हें आना ही पड़ा ना? इमरान उसके करीब पहुंचकर बोला। तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? समुद्र से तली हुई मछलियां हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इमरान बोला। तुम मुझे छोड़ भागने के चक्कर में हो, मैं खूब समझती हूँ, मर्सियाना बोली। तुमसे तो खुदा ही समझेगा। क्या न्यूजीलैंड में मुझ जैसे नहीं पाए जाते? इमरान बोला। बकसरत पाए जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह दिलावेज नहीं होते। दिलावेज भी शर्त है बेवकूफ़ी के लिए? इमरान ने हैरत से पूछा। मैं कहती हूँ खाने के लिए कुछ तलाश करो। चलो, इमरान ने पगडंडी की तरफ इशारा किया। अगर किसी और मुसीबत में फंस गए तो? उसने इमरान को घूरते हुए सवाल किया। अभी तक तुमसे कोई मुसीबत नहीं पड़ी, इमरान बोला। मैं मुसीबत हूँ? तुम आखिर मेरी ही गर्दन में क्यों झूल गई थी? वहां और भी तो लोग थे, इमरान बोला। जिस मामले का मुझे होश नहीं था, उसके बारे में कुछ ना कहो, मर्सियाना बोली। बहुत बेहतर, आगे बढ़ो, उसने उसे पगडंडी की तरफ धकेलते हुए कहा। मर्सियाना के अंदाज से ही ऐसा मालूम होता था जैसे तुअनो करहन चल रही हो। पता नहीं अब कहाँ जा फंसेंगे, वो कुछ देर बाद बोली। मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा अक्लमंद बनने की जरूरत नहीं है, इमरान बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे ये दिन हमेशा याद रहेंगे। यानी अभी तुम्हें उम्मीद है कि तुम न्यूजीलैंड वापस पहुंच जाओगी? इमरान बोला। खुदा जाने, बस होशियारी से चलती रहो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी पुरुमीद हो? मशीनें पुरुमीद होना नहीं जानती, वो या तो चलती हैं या चुपचाप खड़ी रहती हैं, इमरान बोला। तुम्हारे पास अल्फाज के अलावा कुछ भी नहीं है। मशीनें बेआवाज नहीं चलती, इमरान बोला। तुम वाकई पागल मालूम होते हो, मर्सियाना बोली। मालूम होना और बात है, और होना और बात। मैं सिर्फ अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ हूँ, इमरान ने कहा। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि खुद को बेवकूफ़ कहने वाले बेहद खतरनाक होते हैं, मर्सियाना ने कहा। उन बुजुर्गों के ज़माने में होते होंगे, आजकल के बेवकूफ़ खालिस बेवकूफ़ होते हैं, इमरान ने कहा। पगडंडी के दोनों जानिब 1 या 1.5 फीट ऊंची रोईदगी के सिलसिले बिखरे हुए थे, जिनके दरमियान नारियल के दरख्तों के अलावा और कोई दरख्त अभी तक दिखाई नहीं दिया था। वहां चलते हैं। पगडंडी इतनी कुशादा नहीं थी कि बराबर से चल सकते। मर्सियाना आगे थी। वो चलते रहे। पगडंडी इतनी कुशादा नहीं थी कि बराबर से चल सकते। मर्सियाना आगे थी। आखिर कब तक और कहाँ तक चलेंगे? वो रुककर इमरान की तरफ मुड़ती हुई बोली, और इमरान उससे 1 फीट के फासले पर रुक गया। उसकी आंखों में फिक्रमंदी के आसार पाए जाते थे। मैं वो हिकला कर रह गया। क्या कहना चाहते हो? ये ख्वाब नहीं मालूम होता, वो भराई हुई आवाज में बोला। क्या मतलब? शुरू ही से सोचता रहा हूँ कि किसी मरहले पर बौखलाकर आंख खुल जाएगी, लेकिन अब ये ख्वाब नहीं मालूम होता, इमरान ने कहा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक इमरान पुरमसरत लहजे में बोला, वो देखो उधर। और फिर मर्सियाना उधर मुड़ी ही थी कि बेख्तियार चीख पड़ी। बाएं जानिब थोड़े ही फासले पर अजीबुल खलकत आदमी हाथों में वजनी मोगरियां लिए हुए खड़े थे। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे अभी नारियल के दरख्तों ही की तरह जमीन से उग आए हों। मर्सियाना दूसरी चीख के साथ ही इमरान से लिपट गई। मुझे तो ये माकबल तारीख के आदमी मालूम होते हैं, बिल्कुल गोरीलों की तरह कमरे झुकाए खड़े हैं, इमरान आहिस्ता से बोला। भागो, मर्सियाना ने उसे झिझोड़ कर कहा। वो इसी तरफ आ रहे हैं। आने दो, मैं उन्हें करीब से देखना चाहता हूँ। अगर आदमखोर भी हुए तो तुम्हारी अच्छी कीमत अदा कर देंगे। खुदा के लिए भागो, वो गिड़गिड़ाई। लेकिन इमरान पर इसका भी कोई असर ना हुआ।
आखिर वो उसे धक्का देकर खुद उसी जानिब भाग खड़ी हुई जिधर से आई थी। शायद इमरान इसके लिए तैयार नहीं था। लुढ़खुड़ाकर दाएं जानिब गिरा और फिर उसने देखा कि वो दोनों उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय मर्सियाना के पीछे दौड़े जा रहे हैं। इमरान उठकर उनके पीछे दौड़ने लगा। फिर उसने महसूस किया कि वो दोनों ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। वैसे भी वो खासे भारी भरकम थे। इमरान जरा ही सी देर में उनके करीब पहुंच गया। मर्सियाना उनसे बहुत दूर दौड़ी जा रही थी। इमरान ने पीछे वाले की टांग में अपनी टांग उलझाई ही थी कि वो धड़ाम से औंधे मुंह नीचे जा गिरा। उसने उस पर के ऊपर जस्त लगाकर दूसरे को भी जा लिया, जो अपने साथी के हशर से बेखबर मर्सियाना के पीछे दौड़े जा रहा था। इमरान ने उसके साथ भी वही हरकत की और वो भी अपने साथी ही के हाल को पहुंच गया। वो उसे भी फलंगता हुआ मर्सियाना के पीछे दौड़ने लगा और जल्द ही उस तक पहुंच गया, क्योंकि वो बहरहाल उससे ज्यादा तेज तो नहीं दौड़ सकती थी। ठहरो ठहरो, ये क्या बदतमीजी है, उसने कहा और मर्सियाना रुककर उसकी तरफ मुड़ी। बुरी तरह हाँप रही थी। क्या हुआ? वो खासे पीछे रह गए हैं। कैसे? वो हाँपती हुई बोली। मुझे नजरअंदाज करके दोनों तुम्हारे पीछे दौड़ पड़े थे। टांगे मार मार कर उन्हें गिराकर आया हूँ, इमरान बोला। साहिली की तरफ निकल चलो, पता नहीं और कितने हों, मर्सियाना गिड़गिड़ाई। अचानक उकब से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कुछ लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हों। दोनों चौंक कर आवाजों की सिमत मुतवज्जा हो गए। ये आवाजें उधर ही से आ रही थीं, जिधर से वो दौड़ते हुए आए थे। और ये आवाजें मर्दाना थीं और इतनी भारी थीं जैसे बहुत सारी गायों भैंसों ने आदमियों की तरह रोना शुरू कर दिया हो। मर्सियाना हैरत से आंखें फाड़े इमरान को देखे जा रही थी। मुझे तो वही दोनों मालूम होते हैं, चलो देखें। दिमाग तो नहीं चल गया? अब मैं उधर वापस नहीं जाऊंगी। वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, बिल्कुल गोरीलों की तरह टांगे खमीदा करके चलते हैं। वो दो ही तो ना होंगे, मर्सियाना ने कहा। तो फिर तुम तन्हा कहाँ जाओगी? इमरान बोला। इसका मतलब हुआ कि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, वो आंखें निकाल कर बोली। सवाल ही पैदा नहीं होता। हर नई चीज के लिए मेरी बेताबी बढ़ जाती है। माकबल तारीख के इन आदमियों को करीब से जरूर देखूंगा। अगर आदमखोर हुए तो, मर्सियाना ने कहा। तब तो ये भी देख सकूंगा कि वो आदमी का गोश्त किस तरह खाते हैं, इमरान ने कहा। खुदा के लिए नीचे चलो, मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या मतलब? कौन सी खास बात? इमरान ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। नीचे चलो, वो उसका हाथ पकड़कर नशेब की तरफ खींचती हुई बोली। भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है। मेरी भूख मर गई है, पहले मेरी बात सुन लो, मर्सियाना बोली। चलो, इमरान मुर्दा सी आवाज में बोला और उसके साथ गोया घिसटने लगा। इस तरह वो साहिल तक आ गए और मर्सियाना एक जगह बैठ गई। इमरान खड़ा उसे मुस्तफसिराना नजरों से देखता रहा। मैं न्यूजीलैंड की बाशिंदा नहीं हूँ, वो कुछ देर बाद उससे नजरें मिलाए बगैर बोली। ये बात तुम मुझे ऊपर ही बता सकती थी। भला मुझे इससे क्या सरोकार कि तुम न्यूजीलैंड की हो या स्वाजीलैंड की? मतलब ये कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। मैं अभी तक कुछ समझा ही नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, वो झिंझिलाकर बोली। वो भी जाहिर है, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वरना इस वीराने में भी मेरा दिमाग क्यों चाट रही होती? तुम समझे क्यों नहीं? मर्सियाना बोली। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम मेरी दुश्मन हो, इसलिए मुझे भूखा मार देना चाहती हो, इमरान बोला। ऊपर तुम खुद खा लिए जाते, मर्सियाना ने कहा। भूख इसी स्टेज पर पहुंच गई है कि अगर खाना नहीं मिलता तो कोई खुद मुझे ही खा जाए, इमरान ने कहा। यहाँ शायद उन्हीं लोगों की आबादी है, मर्सियाना ने कहा। और वो बियर और सिगरेट भी पीते हैं। क्या मतलब? उठो, उधर आओ और ये देखो। इमरान ने उसे बियर के खाली डब्बे और सिगरेटों के टुकड़े दिखाते हुए कहा। ये बियर और सिगरेट हम दोनों ने नहीं पिए थे। खुदा जाने क्या चक्कर है, लेकिन मैं बड़े जंजाल में फंस गई हूँ, मर्सियाना बोली। वो तो जाहिर है, इमरान बोला। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? वो फिर झिंझिला गई। तुमने अभी तक समझाने की कोशिश ही नहीं की, इमरान बोला। मैं दावा करके आई थी कि तुमसे तस्वीर का नेगेटिव हासिल कर लूंगी और अपने तौर पर काम कर रही थी, मर्सियाना ने कहा। तुम दावा करके कहाँ से आई थी? इमरान बोला। तुम्हारे ही शहर से, मर्सियाना ने कहा। अच्छा, तो फिर? इसलिए तुम्हारी गर्दन में झूल गई थी। तो वो सब कुछ महज ड्रामा था, यही समझ लो। अब कुछ समझने या ना समझने से क्या फायदा, इमरान ने कहा। फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, मर्सियाना बोली। जितनी जल्द मुमकिन हो बता दो, इमरान बोला। शायद तुम यकीन ना करो। तुम इसकी परवाह मत करो। मैं नहीं जानती कि ये सैफाम लोग कौन हैं जिन्होंने हमें पकड़ा था। बात वहां से शुरू होनी चाहिए जहां हम कॉफी पीकर बेहोश हुए थे, इमरान ने कहा। चलो यूं ही सही। कॉफी में बेहोशी की दवा मैंने डाली थी और पोस्ट किया था कि मुझ पर भी बेहोशी तारी हो रही है। हाँ, मैंने देखा था।
पहले तुम ही बेहोश हुई थी और मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए उठा ही था कि खुद भी गिर पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान ने कहा। बहरहाल, मैं बेहोश नहीं हुई थी, बेहोशी पोस की थी। साथियों को पहले से ही मालूम था कि ऐसा होना है। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन पर इत्तला दी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक स्याफ़ाम आदमी आया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बेहोशी ही की हालत में उसने तुम पर एक बूढ़े आदमी का मेकअप किया। फिर एक डॉक्टर दो आदमियों समेत वहां पहुंचा। तुम स्ट्रेचर पर डाले गए और हम सब कमरे से निकलकर एक एम्बुलेंस गाड़ी तक आए। तुम्हें उस स्ट्रेचर पर रख दिया गया। मुझसे भी उसी गाड़ी में बैठने को कहा गया। गाड़ी रवाना हो गई और कुछ दूर चलने के बाद दो आदमियों ने मुझे बेदस्तों पाक कर दिया और तीसरा कोई सियाल मेरे बाजू में इंजेक्ट करने लगा। मैं बुखला गई और बेहोश होने से कबल मुझे एहसास हो गया कि मेरे साथियों की बजाय किसी और ने इस मौके से फायदा उठाया है। तुम्हें तो उसी वक्त होशियार हो जाना चाहिए था जब एक स्याफाम आदमी तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ था, इमरान ने कहा। ओह, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो भी हम ही लोगों से मुतालिक है। अजनबी चेहरा देखकर मुझे शक व शुबे में मुब्तला नहीं होना चाहिए, मर्सियाना बोली। खैर, तो फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ भी हुआ उससे तुम वाकिफ ही हो। बस इतना है कि मैं तुमसे पहले होश में आई और फिर तुम्हें जगाने की कोशिश करने लगी। बहरहाल, मैं कतई नहीं जानती थी कि ये स्याफाम लोग कौन हैं। हो सकता है तुम्हारे ऐसे साथी हों जिन्हें तुमने पहले कभी ना देखा हो। नामुमकिन। अगर मेरे साथी होते तो मुझे बेहोश क्यों करते? अगर तुम सच बोल रही हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन ठहरो, वो कुछ सोती हुई हाथ उठाकर बोली। तुमने टीवी पर वो फिल्म देखी थी जिसमें चंद हिप्पियों ने बाउल सॉफ्ट वाली पेंटिंग आग में झोंक दी थी? हाँ, मुझे याद है, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं भी उन हिप्पियों में शामिल थी। तुम? इमरान के लहजे में हैरत थी और वो उसे गौर से देखने लगा। हाँ, और वो पेंटिंग मेरी मौजूदगी ही में जलकर भस्म हो गई थी। लेकिन मैं कतई नहीं जानती कि इस वाक़ये की तस्वीर कुशी कब हुई और किसने की। बड़ी अजीब कहानी सुनाई है तुमने। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम खुद क्या भला हो। देखो, मैं शुरू से बताती हूँ। वो कुछ सोचती हुई बोली। हिप्पियों के एक टोले समेत तुम्हारे पड़ोसी मुल्क में आई थी। वहाँ पुलिस ने हमारा ताकुब शुरू कर दिया और हम गैर कानूनी तौर पर तुम्हारे मुल्क में दाखिल होकर तितर बितर हो गए। मैं तनहा रह गई थी। तुम्हारे मुल्क में एक आयरिश ब्रूफ नामी आदमी से मुलाकात हुई। वो मेरी कफालत करने लगा। ये भी हिप्पी ही है और हिप्पियों का एक ग्रोह उसके गिर्द जमा रहता है। उनमें औरतें भी हैं और वॉन ब्रूफ उन्हें इस बात की ट्रेनिंग देता है कि वो किस तरह सरकारी अफसरों से मरासिम बढ़ाकर उनसे सरकारी राज हासिल करें। लेकिन तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि हम में से हर एक के पास तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। अच्छा, इमरान खुश होकर बोला। तब तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। पूरी बात सुनो, वो झिंझिलाकर बोली। सुनाओ, इमरान हिकलाकर रह गया। खामोखा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मुतालिक सब कुछ जानती हूँ और तुम्हारी तस्वीर हमारे पास इसलिए मौजूद रहती है कि हम तुम्हें पहचान कर तुमसे दूर ही रहें। अफसोस, सद अफसोस, दूर रहने के लिए तस्वीर रख छोड़ी है ना मेरी। हमें बताया गया था कि तू बेहद खतरनाक आदमी हो। बहरहाल, वॉन ब्रूफ ने बाउल दे सॉफ वाली पेंटिंग मैं खावर के पास से उड़ाई और उसे आग में झोंक दिया। फिर हमें इत्तला दी थी कि तुम्हारे पास इस पेंटिंग के फोटोग्राफ और नेगेटिव भी हैं। उन्हें भी किसी तरह हासिल करके ज़ाया कर देना चाहिए। मैंने फोटोग्राफ और नेगेटिव हासिल करने का बेड़ा उठाया और अपने साथियों से अलग हो गई। ये है मेरी कहानी और इसमें ज़रा बराबर भी छूट नहीं है। तुम लोगों ने वो पेंटिंग ज़ाया क्यों कर दी? मैं नहीं जानती। इसका इल्म शायद वॉन ब्रूफ को होगा। तो तुम ये भी नहीं जानती कि इस पेंटिंग को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही थी? यकीनन मैं ये नहीं जानती। बेहद अजीब कहानी सुनाई है तुमने। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये लोग तुम्हारे ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखते? सामने की बात है, अगर मेरे ग्रोह से मुतालिक होते तो मैं इस हाल को क्यों पहुंचती? मर्सियाना बोली। बहुत नादान हो। ऐसे ग्रोहों के अफराद महज आलयकार होते हैं। अगर तुम मर भी जाओ तो भी इनके कौस को क्या नुकसान पहुंचेगा? इमरान बोला। कुछ भी नहीं, वो चौंक कर बोली और खौफजदा आंखों से उसे देखने लगी। लिहाजा यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये भी तुम्हारे ग्रोह से मुतालिक नहीं है। खैर, तुम मुझे वॉन ब्रूफ के बारे में बताओ। वो साजिद पीटरसन इंटरप्राइजेस का जनरल मैनेजर है, मर्सियाना ने बताया। आयरिश है? इमरान ने पूछा। हाँ, उसने मुझे यही बताया था। वो खुद किस मुल्क के लिए काम कर रहा है? इमरान ने पूछा। ये भी शायद हम में से कोई नहीं जानता। तुम्हारे ग्रोह में कितने अफराद शामिल हैं? गालिबन 20 या 22। सवाल यह है कि तुमने मुझे ये कहानी सुनाई ही क्यों? इमरान ने बोला। मैं बहुत खौफजदा हूँ। सही मायनों में तुम्हारी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहती हूँ। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि खुद मुझे ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा, मर्सियाना ने कहा।
तुमने अब तक कितने सरकारी अफसरों से राब्ता कायम किया है? इमरान ने कहा, किसी से भी नहीं। वॉन ब्रूफ खुद ही किसी को किसी के पीछे लगाता है। तो तुम अभी अनाड़ी हो। खुदा जाने मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, मर्सियाना बोली। खैर, तो अब तैयार हो जाओ, हम फिर ऊपर चल रहे हैं। इमरान बोला। फिर वही मैं कहती हूँ, आखिर तुम समझते क्यों नहीं? पता नहीं ये लोग कौन हैं? वही लोग जो हमें यहाँ लाए हैं और किसी मकसद के तहत लाए हैं। लिहाजा हमें खुद ही देखना चाहिए कि मकसद क्या है, ताकि हम बेखबरी में सचमुच ही न मारे जाएं। इमरान बोला। क्या तुम समझते हो कि इन खतरनाक वहशियों की तादाद सिर्फ 2 ही होगी? यहाँ बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ इसलिए बच गए कि वो तेज नहीं दौड़ सकते, मर्सियाना बोली। दरअसल मुझे उन पर तरस आ रहा है। अपनी नाकामी पर किस बुरी तरह रो रहे थे बेचारे। हो सकता है हमारी ही तरह वो भी भूखे हों, मर्सियाना जलकर बोली। इसलिए तो कहता हूँ कि किसी की भी तो भूख मिटे। चलो उठो, इमरान बोला। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन आदमखोरों का निवाला नहीं बनूंगी। हो सकता है वो सब्जी खोर हो और उन्हें महज कंपनी की तलाश हो, इमरान ने कहा। तुम झक मारो जाकर, मैं नहीं जाऊंगी। और अगर यहाँ आसमान से कोई नाजिल हो गया तो? मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, मर्सियाना ने कहा। दफतन इमरान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और किसी आवाज की तरफ कान लगा दिए। कोई मोटर बोट मालूम होती है? वो आहिस्ता से बोला। कहाँ? वो चारों तरफ देखती हुई बोली। मैंने तो आवाज नहीं सुनी। अभी दूर है, इमरान ने कहा और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। फिर इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बोला, यहाँ तो हम देख लिए जाएंगे। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। देखो पछताओगी। अगर खुद उन्हीं लोगों ने हमें घेर खाकर आदमखोरों के हवाले कर दिया, अभी तो हम कहीं छुप भी सकेंगे। यहाँ इस चटेल मैदान में दूर से भी देखे जा सकते हैं। वो तुअनो करहन इसके साथ घिसटने लगी। इमरान मुड़ मुड़ कर देखे भी जा रहा था, लेकिन मोटर बोट अभी तक नहीं दिखाई दी थी। अलबत्ता साहिल के ऊपर होने की वजह से अब मर्सियाना ने भी उसकी आवाज सुन ली थी। वो चढ़ाई तक पहुंच गए और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ओह ठहरो, इधर चलो, इमरान बाएं जाने मुड़ता हुआ बोला। यहाँ किसी गार का छोटा सा दहाना नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एक छोटी सी चट्टान सर उठाए खड़ी थी, जिसकी ओट में आ जाने के बाद वो साहिल से नहीं देखे जा सकते थे। गाय में उतरना मखदूश भी हो सकता था, लेकिन इस चट्टान की ओट लेकर सीने के बल लेट जाते तो चढ़ाई पर आने वालों की नजरें भी ना पड़ सकती। चलो इधर लेट जाओ, इमरान ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। क्या मुसीबत है? अगर ऊपर से वो दोनों आ गए तो? वो मिनमिनाई। ये सब देखना मेरा काम है, तुम फिक्र ना करो। अब मोटरबोट के इंजन का शोर वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रहा था, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में थे कि साहिल की तरफ नहीं देख सकते थे। फिर इंजन का शोर थम गया, गोया बोट लंगर अंदाज हो चुकी थी। इसी तरह चुपचाप पड़ी रहो, इमरान आहिस्ता से बोला। सर भी ना उठाना। वो भी उसके करीब ही जमीन पर औंधा पड़ा हुआ था। ऊपर का भी ध्यान रखना, वो खौफजदा आवाज में बोली। मैं होशियार हूँ, इमरान ने कहा। फिर वो दम साधे पड़े रहे और कुछ देर बाद उन्होंने चढ़ाई पर कदमों की आवाज सुनी। इमरान के अंदाजे के मुताबिक वो 2 अफराद के पैरों की चाप थी। और फिर जब वो किसी कदर ऊंचाई पर पहुंच गए तो उसने उन्हें भी देख लिया। उन्होंने अपने कांधों पर वजनी थैले लाद रखे थे। वजन का एहसास उनकी चाल से होता था। दोनों स्याफाम थे, लेकिन वो संगी गर्ज बरदारों की तरह माकबले तारीख के आदमी नहीं मालूम होते थे, क्योंकि इनके जिस्मों पर जदीद तरीन मलबूसात थे। दफतन इमरान को नहीं सूझी। हाथ बढ़ाकर मर्सियाना का शाना दबोच लिया। वो सिसकारी लेकर पलटी, लेकिन कुछ कहने के लिए होंठ खुले के खुले रह गए और आंखें बंद होती चली गईं। इमरान ने शाने की वो मखसूस रग दबाई थी जिस पर दबाव पड़ने से हवास मुअत्तल हो जाते हैं। फिर उसने उसे बहालत बेहोशी उठाकर कांधे पर डाला और उन्हीं दोनों के पीछे पीछे चढ़ाई पर चलने लगा। वो ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि मुड़कर उसकी तरफ देख सकते, लेकिन उसके पैरों की चाप सुनकर किसी कदर ठिठके जरूर थे। उधर इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे वो भी उन्हीं का साथी हो। ऊपर पहुंचकर दोनों उसकी जानिब मुड़े और फिर हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। इमरान भी अहमकों की तरह उनकी शक्लें तकता रहा, लेकिन वो उससे कुछ कहे बगैर उसी पगडंडी पर मुड़ गए जिस पर से इमरान कुछ देर कबल गुजरा था। कुछ दूर चलने के बाद वही दोनों गर्ज बरदार वहशी फिर दिखाई दिए। हम सफर से आफामों ने भी उन्हें देखा, लेकिन बदस्तूर चलते रहे। इमरान कनखियों से उन्हें देखे जा रहा था। इस बार वो दोनों इनकी तरफ बड़े नहीं थे। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। दोनों से आफाम खामोशी से चल रहे थे और इमरान ने भी अभी तक उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ढलान शुरू हो गई। ये एक अजीब सी प्यालानुमा वादी थी। ऊंचे दरख्तों में सिर्फ नारियल के दरख्त चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे थे।
दूसरी रोईदगी 2-2.5 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो नशेब में उतरते रहे। फिर अचानक इमरान ने महसूस किया कि मर्सियाना होश में आ रही है। अरे अरे, ये क्या? उसने उसे बड़बड़ाते सुना, लेकिन खुद खामोशी से चलता रहा। अरे अरे, उतारो मुझे, वो मचलने लगी। दोनों मुंह के बल गिरेंगे और लुढ़कते चले जाएंगे, इमरान ने कहा। मैं कहती हूँ उतारो। उसके लिए रुकना पड़ेगा। रुके और गिरे, पता नहीं किस तरह संभाल रखा है तुम्हें। त, तुमने मेरा शाना दबाया था, मर्सियाना बोली, बेहोश करने के लिए, ताकि तुम्हारी नकलो हमल में दुश्वारी पेश ना आए। तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मर्सियाना ने कहा। आदमखोरों के दरमियान, इमरान ने कहा। दफतन वो बुरी तरह चीखने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। साथ ही मचल भी रही थी। आगे चलने वाले दोनों सयाफाम रुक गए। यहाँ किसी कदर सख्त जमीन थी और वो कदम भी जमा सकते थे। इमरान भी रुक गया और मर्सियाना को कांधे ही पर संभालने लगा। ये क्या है मिस्टर? उनमें से एक ने इमरान से सवाल किया। तुम्हारे शानों पर क्या है? इमरान ने भी सवाल ही जड़ दिया। ये खाने पीने की चीजें हैं। ये भी मेरे खाने पीने की चीज है, इमरान बोला। तुम इसे जबरदस्ती से कहीं उठा लाए हो? दूसरे से आफाम ने पूछा। सीधी तरह कौन आती है? इमरान ने लापरवाही से कहा। तुमने गलती की है। हम यहाँ किसी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तुम लोग आसमान से टपके हो? इमरान ने पूछा। क्या मतलब? मतलब साफ है। नहीं, हम मतलब जरूर पूछेंगे, एक ने कहा और अपने शाने का बोझ उतारकर नीचे रख दिया। दूसरे ने भी उसकी तकलीफ की। लेकिन मैं अपना बोझ नहीं उतार सकता, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्यों? भाग जाएगी। ए मिस्टर, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे, एक सयाफाम नत ने फुलाकर बोला। कहकर देखो, इमरान ने लापरवाही से कहा। इसे उतारो। मर्सियाना ने भी अब दम साध लिया था। क्या मैं तुम्हें उतार दूं? इमरान ने मर्सियाना की पुष्ट पर जोर से हाथ मारकर पूछा। नहीं, वो बौखलाकर बोली। उतरने के लिए वो उसी वक्त तक हाथ पैर मारती रही थी जब तक उन दोनों की आवाजें नहीं सुनी थी। इमरान उन दोनों को घूरता हुआ बोला। सुन लिया तुमने? हम खुद पूछेंगे, एक ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन नतीजे के जिम्मेदार खुद होगे। क्या मतलब? वो रुक गया। मुंह नोच लेती है, इमरान ने कहा। तुम क्यों महफूज हो? उसने पूछा। आज तक किसी सवार ने घोड़े का मुंह नोचा हो तो बताओ। मैं नहीं समझा। मैं इसका घोड़ा हूँ, कभी पैदल नहीं चलती। ओह, मैं समझा था शायद जबरदस्ती कहीं से उठा लाए हो। और फिर हमें क्या पड़ी है कि दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते फिरे? दूसरा भी बोला। चलो उठाओ अपना थैला। जरा ठहरो, इमरान हाथ उठाकर बोला। घोड़ा और सवार दोनों बहुत भूखे हैं। तुमने कहा था कि इन थैलों में खाने पीने की चीजें हैं। तुमने भी तो कहा था कि तुम्हारे खाने पीने की चीज तुम्हारे कांधे पर लदी हुई है, उसने भी कहा। लेकिन इत्तेफाक से इस चीज को भी भूख लगती है। फिर भी हमें अफसोस है कि हम तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं दे सकेंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। जिसकी ये चीजें हैं उसी से मांग लेना। चलो मैं तैयार हूँ, इमरान तवील सांस लेकर बोला। नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मर्सियाना ने कहा। तो फिर घोड़ा घास खाएगा और तुम सबर करना, इमरान ने कहा। खुदावन, किस जंजाल में पड़ गई हूँ, वो मिनमिनाई। दोनों सयाफाम अपने अपने थैले कांधे पर डालकर आगे बढ़ गए। नहीं, इनके पीछे ना चलो, मर्सियाना ने फिर हाथ पैर मारे। अच्छा तो फिर उतरो मेरे कंधे से, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। यह भी नामुमकिन है क्योंकि बड़ी थकन महसूस कर रही हूँ। अरे तो क्या वाकई में तुम्हारा घोड़ा हूँ? तुम जानो, मैंने तो नहीं कहा था, मर्सियाना बोली। सुनो, अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो इनसे थैले छीने लेते हैं, इमरान ने कहा। क्या मतलब? इन्हें आवाज देकर रोको और बातों में लगा लो, इमरान बोला। इसी तरह आवाज दूं? नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें उतारे देता हूँ। तुम बचाओ बचाओ चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ लगाओ। अच्छी बात है, वो किसी कदर हिचकिचाहट के साथ बोली। लेकिन अगर वो दोनों आदमखोर किसी तरफ से नमूदार हो गए तो? तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, इमरान ने कहते हुए उसे कांधे से उतार दिया। और वो बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई दोनों कालों के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन उन्होंने रुककर उसकी तरफ मुड़ने की बजाय खुद भी दौड़ना शुरू कर दिया और वो भी उसकी तरह बचाओ बचाओ की हाँक लगा रहे थे। वो झिल्लाकर रुक गई और मुड़कर इमरान को उसी तरह घूरने लगी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। इमरान हक्का बक्का खड़ा देखता रहा। ऐसा ही लगता था जैसे कोई सरे बाजार चपत रसीद करके भाग गया हो। अब बताओ, वो दांत पीस कर बोली। मुझसे भी ज्यादा अहमक मालूम होते हैं, इमरान बेबसी से बोला। दोनों काले अब भी उसी तरह चीखते हुए दौड़े जा रहे थे। इमरान ने मर्सियाना को आगे बढ़ने का इशारा किया। हरगिज नहीं, वो सर झटक कर बोली। पैदल नहीं चलूंगी। क्या? इमरान हैरत से आंखें फाड़कर कई कदम पीछे हट गया। घोड़े की आदी हो गई हूँ, इन्हें नाना शुरू कर दूंगा।
इमरान बोला, कुछ भी करो, मैं पैदल हरगिज नहीं चलूंगी। मर्सियाना ने कहा, ये बात है। इमरान ने आंखें निकाली और उसे एक तरफ हटाकर खुद भी कालों की ही तरह बचाओ बचाओ की हाँक लगाता हुआ भाग निकला। मर्सियाना अरे अरे कहती हुई उसके पीछे दौड़ पड़ी। ठहरो, ठहरो, सुनो, मैं खौफजदा हूँ, खुदा के लिए मैं मजाक कर रही थी, ठहर जाओ। वो गिरती पड़ती उसके पीछे दौड़ती रही। इमरान बिल आखिर रुक गया और उसके करीब पहुंचकर हाँफती हुई बोली, तुम दरिंदे हो। औरतें आज तक मेरी समझ में नहीं आती। अगर मैं तुम्हें कांधे से उतार दूं तो तुम मुझे दरिंदा कहोगी? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने कांधे पर लाद दो? मर्सियाना ने कहा, चलो मैंने माफ किया, अब शराफत से पैदल चलती रहो। कब तक और कहाँ तक? मर्सियाना ने पूछा। जाहिर है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, इमरान बोला। ये काले आदमी तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, मर्सियाना ने कहा, और इमरान कुछ कहे बगैर फिर चलने लगा। दोनों काले आदमी नजरों से ओझल हो चुके थे। पगडंडी सीधी नहीं थी, बल्कि नशेब में किसी कदर पुरपेच हो गई थी। दोनों से आफाम कभी किसी मोड़ पर गुम हो जाते और कभी दिखाई देने लगते। वैसे वो अब दौड़ नहीं रहे थे, लेकिन रफ्तार खासी तेज थी। वो प्याला नुमा वादी की तह से करीब होते जा रहे थे और उन्हें सब्जे के दरमियान कहीं कहीं झोपड़े भी दिखाई दे जाते थे। कहीं ये जगह हमारे लिए कैदखाना ही साबित ना हो, मर्सियाना थोड़ी देर बाद बोली। कुछ भी हो, अब तो फंस ही गए हैं, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा और अपनी रफ्तार किसी कदर तेज कर दी। उसी की मुनासिबत से मर्सियाना ने भी कदम बढ़ाए थे और वो अपने और उसके दरमियान ज्यादा फासला नहीं रखना चाहती थी। वादी में पहुंचकर इमरान रुक गया। उन दोनों सयाफामों का कहीं पता नहीं था। वो कहाँ गायब हो गए? मर्सियाना ने चारों तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। ओह हाँ, खैर देखा जाएगा। तुम वो झोपड़ा देख रही हो? देख रही हूँ, वीरान मालूम होता है। बस, तो उसी से इब्तिदा करते हैं, इमरान बोला। क्या करोगे? घुस चले और मारे जाएं? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। भूखों मरने से बेहतर होगा, इमरान बोला। अगर इन झोपड़ों में वही आदमखोर हुए तो? आदमखोर इतने नफीस झोपड़े नहीं बना सकते। जरा देखो कितनी खूबसूरती से नारियल के तनों को जोड़ जोड़ कर दीवारें बनाई गई हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि झोपड़े में कदम रखूं, मर्सियाना बोली। ठीक इसी वक्त दोनों काले उस झोपड़े से बरामद होकर उनके सामने आकर खड़े हो गए। क्या खबर है? इमरान ने उनसे सवाल किया। कैसी खबर? उल्टा सवाल किया। मतलब ये कि झोपड़े में कौन है? कोई भी नहीं, एक ने जवाब दिया। वो सामान कहाँ है जो तुम उठाए हुए थे? झोपड़े में। किसके लिए है? इमरान ने पूछा। हम नहीं जानते, जब भी आते हैं सामान यहीं छोड़ जाते हैं, उन्होंने कहा। कहाँ से आते हो? घर से। घर कहाँ है? इमरान ने पूछा। इसके घर के करीब, उसने दूसरे की तरफ हाथ उठाकर कहा। इसका घर कहाँ है? इमरान ने पूछा। मेरे घर के करीब, उसने कहा। तुम दोनों के घर कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। आस पास। अच्छी बात है, इमरान ने सर हिलाकर कहा। अब जल्दी से अपने अपने घरों को वापस जाओ। बहुत अच्छा, कहकर उसे चढ़ाई की तरफ दौड़ लगाई और दूसरा भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। क्या ये दोनों पागल ही है? पहले उनके बयान की तस्दीक कर लो, फिर कोई राय कायम करना, इमरान ने झोपड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या कर रहे हो? ठहरो। मर्सियाना ने उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ झटककर आगे बढ़ गया। मर्सियाना उसे झोपड़े में दाखिल होते देखती रही, लेकिन खुद अपनी जगह से हिली भी नहीं। दूसरे ही लम्हे इमरान बाहर आया और हाथ हिलाकर बोला, आ जाओ, वो गलत नहीं कह रहे थे, यहाँ कोई भी नहीं है। वो हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ी और झोपड़े में दाखिल हो गई। पहले ही जिस चीज पर नजर पड़ी वो एक बड़ी सी मेज थी और इस पर वो सारा सामान बिखरा पड़ा था जो उनके हम सफर स्याफाम यहाँ तक लाए थे। खुराक के सरबंद डब्बों, शराब की बोतलों और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दूसरी अशिया पर मुश्तमिल ये सामान जिन थैलियों में लाया गया था वो भी फर्श पर पड़े नजर आए। अरे, कोई और भी है यहाँ? इमरान ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब ना आया। झोपड़ा कई कमरों पर मुश्तमिल मालूम होता था। फिर इमरान ने झपट कर वो लिफाफा उठाया जो उसी के मेज के एक गोशे पर रखा हुआ था। मर्सियाना भी आगे बढ़ाई और लिफाफे पर झुकती हुई बोली, ओहो, इस पर तो तुम्हारा ही नाम तहरीर है तो, इमरान ने पुरतशवीश लहजे में कहते हुए लिफाफा चाक किया। इससे बरामद होने वाले पर्चे पर तहरीर था, तुम दोनों इस खौफनाक जजीरे में बज़ाहिर तन्हा हो, लेकिन इस पर खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि ये आदमखोर कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं। इन्हीं की वजह से हमने जजीरा खाली कर दिया है, सारे झोपड़े वीरान हैं। मर्सियाना भी ये तहरीर देखी और झपट के झोपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। इमरान शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ बोला, अक्लमंद लोग मालूम होते हैं। क्या मतलब? मर्सियाना ने पूछा। उन्होंने सोचा होगा कि आदमखोरों का निवाला बनने से पहले कहीं हम दुबले ना हो जाएं,
इसलिए खाने पीने का सामान भी भिजवा दिया। लिहाजा अब सवाल पैदा होता है कि वो हमें हमारे हमदर्द हैं या आदमखोरों के। कहाँ की बात निकाल बैठे हो, वो खौफजदा लहजे में बोली। नेगेटिव उनके हवाले करके पीछे छुड़ाओ। मेरा ख्याल है कि तुम अभी उन्हीं की नौकरी में हो, इमरान ने कहा। नहीं, ये वॉन ब्रूफ के आदमी नहीं मालूम होते। हरगिज नहीं, मैं खबर भी तो हम में से नहीं था। सब जाएं जहन्नम में, इमरान सर झटक कर बोला। यहाँ किचन भी जरूर होगा। आओ देखें। झोपड़ा 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। किचन में केरोसिन के चूल्हे थे, जिनमें ईंधन भी मौजूद था। मैं बीन्स और बीफ के डब्बे उठाए लाता हूँ, इमरान ने कहा और मर्सियाना को किचन ही में छोड़कर बड़े कमरे में वापस आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।